नमस्कार। कभी सोचा है कि भारतीय सभ्यता की जड़ें मतलब हमारी संस्कृति की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? इस सवाल का जवाब हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, एक ऐसे दौर में जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। तो चलिए, आज इसी सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि कैसे इस जमाने ने भारत की वो नींव रखी जिस पर आज भी बहुत कुछ टिका हुआ है। तो ये सवाल इतना जरूरी क्यों है? वही बात यह है कि वैदिक काल सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, नहीं। ये तो वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर आज हमारी भाषा, हमारा समाज, यहाँ तक कि हमारी सोच, हमारा दर्शन, सब कुछ खड़ा है। अच्छा, तो इस पूरे सफर का हमारा रोड मैप क्या होगा? हम 5 हिस्सों में से देखेंगे। पहले वैदिक काल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर शुरुआती वैदिक काल में जिंदगी कैसी थी वो समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बाद के वैदिक काल में क्या क्या बदलाव आए। फिर वैदिक लिटरेचर की दुनिया में चलेंगे और आखिर में इस पूरी सभ्यता की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, वैदिक काल एक परिचय। ये वो जमाना था जिसने सच में एक पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक शक्ल दी। समझते हैं कि ये दौर आखिर था क्या और इसे वैदिक कहते क्यों हैं। बहुत सीधी सी बात है। वैदिक काल का नाम वेद से आया है। ये वो दौर था जब वेदों को लिखा गया या कहें कि रचा गया। और ये वेद सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस जमाने के लोगों की, भारत आर्यों की जिंदगी का एक आईना है। उनका समाज कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो सोचते क्या थे, सब कुछ इन ग्रंथों में मिलता है। अब जरा इसके टाइमलाइन को देखिए। इसे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला। इसका सेंटर था सरस्वती और सिंधु नदी के आसपास का इलाका। फिर आता है लेटर वैदिक पीरियड, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सभ्यता का केंद्र पूरब की तरफ गंगा यमुना के मैदानों की ओर खिसक गया। और ये जो ज्योग्राफिकल शिफ्ट था ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं और चलते हैं शुरुआती दौर में, यानी अर्ली वैदिक पीरियड में। चलिए देखते हैं कि 1500 बीसीई के आसपास का समाज, वहां की पॉलिटिक्स और लोगों की आस्था, ये सब कैसा था। उस समय का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो एक पिरामिड की तरह था, नीचे से ऊपर की ओर। सबसे बेसिक यूनिट थी परिवार, जिसे कुल भी कहते थे। कई परिवार मिलके बनाते थे एक विश, मतलब एक क्लैन या कबीला। और कई विश मिलके एक जन बनाते थे, जो एक तरह से एक ट्राइब थी। और यही जन उस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट होती थी, जिसका लीडर राजन कहलाता था। अच्छा, तो उस दौर की जिंदगी की कुछ खास बातें क्या थीं? पहली बात, समाज पेट्रियार्कल था, यानी पितृसत्तात्मक। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं को शिक्षा और धार्मिक कामों में हिस्सा लेने का हक था। गार्गी और मैत्री जैसे नाम इसी दौर की याद दिलाते हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो जो राजन होता था ना, वो आज के राजा जैसा नहीं था। वो एक प्रोटेक्टर था, कबीले का रक्षक, जिसकी पावर लिमिटेड थी। अर्थव्यवस्था पूरी तरह जानवरों पर, खासकर गाय पर टिकी थी। गाय को गो कहते थे और वही दौलत का सिंबल थी। और धर्म, धर्म में लोग नेचर की पूजा करते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवता। मूर्तियों के नहीं, बल्कि मंत्रों और भजनों से इनकी पूजा होती थी। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। करीब 1000 साल बीत चुके हैं और हम अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में आ रहे हैं। ये वो दौर है जब एक छोटी सी टेक्नोलॉजिकल खोज ने सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ, बदल कर रख दिया। और वो खोज थी लोहा, आयरन। लोहे के आने से जो बदलाव आया वो किसी क्रांति से कम नहीं था। लोहे के मजबूत औजारों ने खेती का तरीका बदल दिया, हथियारों ने जंग का तरीका बदल दिया। मतलब जिंदगी का हर पहलू बदल गया। ये कंपैरिजन देखिए कितना साफ है। पहले जहां इकोनॉमी जानवरों को पालने पर चलती थी, अब वो लोहे पर आधारित खेती पर शिफ्ट हो गई। लोहे के हल से गहरी जुताई मुमकिन हुई। लोहे की कुल्हाड़ी से गंगा के घने जंगलों को साफ करके खेत बनाए गए। नतीजा, खेती बढ़ी, अनाज ज्यादा होने लगा, नए नए क्राफ्ट्स उभरे और ट्रेड यानी व्यापार भी शुरू हो गया। और इकोनॉमी बदली तो पॉलिटिक्स कैसे ना बदलती। वो जो पहले का राजन था, जो सिर्फ एक कबीले का प्रोटेक्टर था, अब वो एक पावरफुल राजा बन गया। छोटे छोटे जन अब बड़े बड़े जनपद यानी राज्यों में बदलने लगे। अब राजा के पास अपनी सेना थी और वो लोगों से बलि नाम का एक रेगुलर टैक्स भी वसूलता था। लेकिन शायद सबसे बड़ा और सबसे गहरा बदलाव सोसाइटी में आया। जो समाज पहले कबीलों यानी जन पर आधारित था, अब वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो गया।
समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। ब्राह्मण, जिनका काम ज्ञान और पूजा पाठ से जुड़ा था, क्षत्रिय, जो योद्धा और राजा थे, वैश्य, जो खेती और व्यापार करते थे, और शूद्र, जिनका काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना था। सोच और विचारों में भी जबरदस्त बदलाव आए। एक तरफ समाज में महिलाओं की स्थिति पहले के मुकाबले थोड़ी कमजोर हुई, उनके अधिकार सीमित हुए। लेकिन दूसरी तरफ फिलॉसफी और अध्यात्म के लिहाज से ये एक बहुत ही रिच पीरियड था। कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, आत्मा क्या है और ब्रह्म यानी वो अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ये सारे गहरे सवाल उपनिषदों में उठाए गए और इन्होंने भारतीय दर्शन की नींव रखी। तो सवाल उठता है कि ये सारी बातें, हजारों साल पुरानी ये बातें हमें पता कैसे हैं? तो इसका जवाब है वैदिक लिटरेचर। चलिए अब इन किताबों की दुनिया में चलते हैं जो उस दौर की एक खिड़की की तरह हैं। देखिए, इस लिटरेचर को 4 लेयर्स में समझ सकते हैं। सबसे कोर में है संहिता, मतलब हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये मंत्रों और भजनों का कलेक्शन है। फिर अगली लेयर है ब्राह्मण ग्रंथों की। ये एक तरह से वेदों की कमेंट्री हैं जो बताते हैं कि यज्ञ और रस्में कैसे करनी है। तीसरी लेयर है आरण्यक, इन्हें फॉरेस्ट टेक्स्ट भी कहते हैं क्योंकि ऋषि मुनि जंगलों में इन पर चिंतन करते थे। ये रस्मों के पीछे की फिलोसॉफी बताते हैं। और सबसे बाहरी और सबसे गहरी लेयर है उपनिषद, जो सीधे आत्मा, परमात्मा और ज्ञान की बात करते हैं। तो भाई ये हजारों साल पुरानी कहानी हमने समझ ली, लेकिन इसका आज क्या मतलब है? आज इसकी क्या अहमियत है? चलिए अपने आखिरी हिस्से में हम वैदिक सभ्यता की उस विरासत पर नजर डालते हैं जो आज भी हमारे साथ है। तो वो विरासत क्या है? अरे बहुत कुछ है। भारत की जो कल्चरल और फिलॉसॉफिकल पहचान है, उसकी नींव इसी दौर में रखी गई। वेद आज भी दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूअस लिटरेरी ट्रेडिशन है। जिस संस्कृत भाषा को हम क्लासिकल लैंग्वेज मानते हैं, वो यहीं से आई। हमारे परिवार और समाज की बहुत सी मान्यताएं यहीं से शुरू हुईं। और तो और बाद में आने वाले मौर्य और गुप्त जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों की राजनीतिक और सामाजिक जड़ों को भी यहीं खोजा जा सकता है। और ये पूरा सफ़र हमें आखिर में एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस प्राचीन विरासत की, इस लेगेसी की आज की मॉडर्न दुनिया में क्या रेलेवेंस है? क्या ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं या आज भी हमारी जिंदगी को किसी न किसी तरह से छूती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किताबों से ज़्यादा हमारे अपने अंदर खोजने पर मिलेगा।